नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो निचली अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी मानहानि केस में, उस सज़ा पर रोक क्यों लगा दी? ये समझने की कोशिश करेंगे और इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई और सेशन कोर्ट ने भी उस सज़ा को बहाल रखा अपील के बाद, गुजरात हाई कोर्ट ने भी बल्कि उल्टे इनके वकील को एक तरीके से फटकार ही लगाई और उस सज़ा को बहाल रखा। तभी से ये चर्चाएँ तो चल ही रही थी सोशल मीडिया में भी और आम बहस में भी, हम लोग भी अपने प्रोग्राम में चर्चाएँ कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को राहत दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट पर इतना विश्वास लोगों का क्यों है कि जहाँ और अदालतों में कोई केस ना रोका जा रहा हो, सज़ा ना रोकी जा रही हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ज़रूर लोगों को राहत मिल जाती है। और लोगों की तो राय डिफरेंट केसेस को लेकर के बहुत ही आक्रामक तरीके से सामने आती है। यहाँ तक टिप्पणियाँ हुई थी कि जब तीस्ता सीतलवाड़ के लिए रात को 9:30 बजे वैकेशन के समय सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है, तो राहुल गांधी तो बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। बहरहाल हम उन तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने तर्क दिए हैं उनकी ज़मानत देते हुए। वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये आप लोग देखिएगा। दूसरा मुद्दा रहेगा कि ये सर्वे को रोकने की कोशिश बार-बार क्यों हो रही है ज्ञानवापी में। कभी हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादातर तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं। तो क्या सच बाहर आने का उनको खतरा है? असलियत पता लगने का, उसका खुलासा होने का खतरा है, इसलिए वो सर्वे का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन अब तो सर्वे हो रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सर्वे तो अयोध्या में भी हुआ था, इसका भी होने दीजिए। आपको क्या परेशानी है? लेकिन परेशानी तो बहुत बड़ी है। इस पर चर्चा करेंगे और अगर समय मिला तो सड़जी पर चर्चा करेंगे। लोकसभा में अमित शाह ने उनकी बहुत ठीक तरीके से धुलाई की है, फिर ठीक तरीके से निचोड़ा है और उसके बाद सुखा दिया है। अब राज्यसभा में बारी है। राज्यसभा को लेकर के तो विपक्षी दल बड़े कॉलर खड़े किए हुए हैं कि जी यहाँ तो हम इस विधेयक को पारित ही नहीं होने देंगे। फिर थोड़ा-सा संशोधन हुआ, बयान आया कि कड़ी टक्कर होगी राज्यसभा में। तो ये बयान क्यों बदल रहे हैं? और सर जी, इस विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने के बाद क्या ये जो 5 डॉट वाला संगठन बना है, गठबंधन बना है, इसमें बने रहेंगे या निकल भागेंगे इससे? तो मेरे साथ आपके बहुत ही जाने-पहचाने चेहरे, खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मामलों पर, कानूनी मामलों पर जिनकी पकड़ है और आप देखते रहे हैं विजय सरदाना साहब। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल तो साहब यही है कि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई है? ना सेशन कोर्ट ने रोक लगाई, ना हाई कोर्ट ने रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने आकर के रोक लगा दी। और कुछ टिप्पणियां हैं इनकी, मैं वो भी पढ़ देता हूं जल्दी से, फिर आपका जवाब सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिकतम सजा 2 साल की या सजा जुर्माना या दोनों है। विद्वान ट्रायल जज ने अपने आदेश में अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई है। अवमानना की कार्रवाई में याचिकाकर्ता को चेतावनी देने के अलावा 2 साल की अधिकतम सजा सुनाते समय विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। तो एक तो यही जानना चाहेंगे विजय जी कि क्या अन्य कोई कारण उन्होंने नहीं बताया? दूसरे,
जो जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की जो 3 सदस्यीय पीठ है जिसने सजा पर रोक लगाई है, उसने कहा है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान ट्रायल जज द्वारा दी गई 2 साल की अधिकतम सजा के कारण ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधान लागू हुए। अगर एक दिन कम सजा होती तो ये प्रावधान लागू नहीं होते। वैसे तो उन्होंने और भी टिप्पणियां की हैं विजय जी। ये भी कहा है कि साहब वायनाड के लाखों जो मतदाता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को चुना था, उनको सजा क्यों दी जानी चाहिए। मैं एक्चुअल में ये भी जानना चाहूंगा, जो मूल सवाल है उसका जवाब देने के बाद अगर आप उचित समझे तो उसका भी जवाब दें, कि अगर कोई चुना हुआ सांसद किसी की हत्या कर दे, किसी का अपहरण कर ले, किसी से फिरौती वसूल करे, तो क्या उसके संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का ध्यान रखते हुए उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए, अधिकतम सजा नहीं दी जानी चाहिए? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। ओंकार जी, जब ये राहुल गांधी साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी, तब मैंने आपके प्रोग्राम में भी और अपने एक वीडियो में इस बात का विस्तार से चर्चा की थी कि इस समय जनता की निगाह राहुल गांधी से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्रिमिनल कौन है, पिटिशनर कौन है, लॉयर कौन है, इससे ज्यादा आजकल लोगों का इंटरेस्ट इस बात पे है कि जजेस क्या करने वाले हैं, क्योंकि जनता जो है वो एक ट्रेंड देख रही है। और हम चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन सच्चाई जनता बहुत अपने ढंग से एनालाइज करती है। एक खास सेट ऑफ वकील सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और मनमर्जी के हिसाब से टाइमिंग भी हो, फैसले भी हो और एक पर्टिकुलर ट्रेंड हो। अगर आप ये, जिसे हम कहते हैं ना मैनेजमेंट में या साइंस में, डू द ट्रेंड एनालिसिस, अगर आप वो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि भाई खास करके खास वकीलों को प्रायोरिटी पे सुनवाई होती है, खासकर पॉलिटिकल क्लासेस को और पार्टी से एफिलिएटेड या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एफिलिएटेड लोगों को जल्दी सुनवाई का मौका मिल जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, ये जनता आज सोशल मीडिया पे खुल के चर्चा कर रही है। इसमें कोई हम नई बात नहीं कह रहे, पहली बात। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी निगाह थी सबकी, और मैंने तो अपने वीडियो में कहा था कि देखिए, डिटेल्ड जजमेंट हाई कोर्ट का आया है। ट्रायल कोर्ट के बाद ये मुद्दा गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उस पर डिटेल पे बहस हुई, जितने मुद्दे उठाए गए उन सब पे बहस हुई हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने ये कहा कि साहब, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर, आदतन अपराधी हैं, 10 से ज्यादा इनके ऊपर केस चल रहे हैं, मानहानि के वगैरह वगैरह। तो जो आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसकी जबान पे कंट्रोल नहीं है, और ये पहली बार नहीं किया उन्होंने, बेनिफिट ऑफ डाउट आप पहली बार दे सकते हैं, वार्निंग दे के छोड़ सकते हैं, दूसरा बार हो तो आप वार्निंग और छोटा पनिशमेंट दे सकते हैं, तीसरी बार हो तो आप थोड़ा पनिशमेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको तो कंट्रोल अगर करना हो तो यू हैव टू गिव मैक्सिमम पनिशमेंट। ये जजमेंट में आया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं मानता कि राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो दलील दी है जजेस ने, देखिए, अगर हम इसका साइंटिफिक एनालिसिस करें एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, और जो हमारा हक है, हम किसी की विद्वता पे या किसी के अधिकार पे या किसी के काम करने के तरीके की शैली पे हम कटाक्ष नहीं कर रहे, हम तो इसका पूरा एकेडमिक असेसमेंट कर रहे हैं कि जो आर्ग्यूमेंट हाई कोर्ट में रखे गए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन आर्ग्यूमेंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट डिसोन किया। अब आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट का काम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये एक ही मुद्दे को लेकर चर्चा करी है कि क्या 2 साल की सजा वाजिब है। सिर्फ एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने जिसको हैंडल किया है।
इसका मतलब ये है कि उन्होंने टेक्निकली ये मान लिया है कि राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पे सवाल नहीं उठाया कि राहुल गांधी ऑफेंडर नहीं है। तो ये तो मुद्दा रहा नहीं। इसका मतलब इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। तो पहला स्टेप तो ये है। अब दूसरा सवाल ये है कि फिर हैबिचुअल ऑफेंडर को कंट्रोल करने के लिए सजा क्या होनी चाहिए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि सबसे ज्यादा सजा क्यों दी गई, तो अगर आदमी के ऊपर 10 केस चल रहे हों और सिमिलर केस चल रहे हों, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई पैमाना है? क्योंकि एक तरफ तो हम इस बात को मानते हैं कि विजडम ऑफ जज शुड प्रिवेल, क्योंकि जब आपके पास चीजें डिफाइंड नहीं है। अब सवाल इस बात का आता है कि लोअर कोर्ट ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया 2 साल का, लेकिन यह कहा कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। काउंटर क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या मानदंड बनाए हैं? क्या उनको मैक्सिमम सजा नहीं देनी चाहिए ताकि वो कंट्रोल में रहे, या उनको लाइटर पनिशमेंट दे के उनके क्राइम को एनकरेज करना चाहिए? यह सवाल डिबेट का है और मुझे लगता है इस पे समाज में गहन चिंता होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, इस पे एक लीगल डिबेट होनी चाहिए कि हैबिचुअल ऑफेंडर को कंट्रोल करने के लिए कितनी सजा हो। मान लीजिए कि 1 दिन से लेकर 2 साल की सजा है, तो क्या हम ये कहें कि जिसने 1 बार क्राइम किया उसको 1 महीना, जिसने 2 बार क्राइम किया उसको 2 महीना, जिसको 10 बार किया उसको 10 महीने? तब तो हम बात मान लेते हैं। इसका मतलब कोई आदमी 19 बार तक अगर क्राइम करता है या 20 बार या 23 बार तक अगर क्राइम करता है, तो आप उसको लगातार छोड़ते जाएंगे। 24वीं बार आप उसको 2 साल की सजा देंगे, तो ये तो शिशुपाल वाला न्याय हो गया। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा था। शिशुपाल की माता को उन्होंने क्या कहा था कि आप चिंता ना करें, मैं इसके 100 खून माफ कर दूंगा, मतलब कि 100 अपराध माफ कर दूंगा। यही तो कहा था भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के संबंध में। और जैसे ही उसने अपने 100वां अपराध किया, तो फिर भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उसको उसकी नियति तक पहुंचा दिया। तो क्या हम आज की दुनिया में भगवान कृष्ण द्वापर युग की शैली पे निर्णय करने को तैयार हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर छोटे कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो क्या हायर जुडिशरी को ये गाइडलाइन नहीं बनानी चाहिए कि किस तरह से आपको सजा का प्रावधान होना चाहिए? अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले दिनों में इस पे चर्चा होगी, लेकिन ये बात सही है, जनता का असेसमेंट भी सही है कि अगर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा। ये पहले दिन से समाज में इस बात की एक्सेप्टेंस थी, ये पहले दिन से एक्सेप्टेंस थी। तो इसीलिए कोई लोगों को बहुत बड़ा कोई झटका नहीं लगा, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो लोगों का यही कहना है ये तो होना ही था। सो लोग मेंटली तैयार थे कि सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा, किसी ना किसी बहाने रिलीफ देगा। अब जस्टिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका असेसमेंट होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि किस सजा, किस अपराध के लिए कितनी सजा मिले, इसकी गाइडलाइन ना तो सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी है और ना ही इस पे कोई प्रेसिडेंस है। इसका मतलब यह है कि लोअर कोर्ट के जो जज थे उनके मन में यह आया कि भाई एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, ही शुड बी टेकन टू द टास्क, ताकि ये इस तरह की हरकतें बंद करे। हाई कोर्ट ने उसका समर्थन किया, उनकी इस सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने हैबिचुअल ऑफेंडर को कंसेशन दिया। अब हैबिचुअल ऑफेंडर को कंसेशन देने का मतलब क्या है और क्यों है, ये एक सवाल है। दूसरा जो इसी का पक्ष आपने रखा कि भाई कोई मर्डर करता है और उसका परिवार सड़कों पे आ जाता है, तो क्या उसकी माफी हो जानी चाहिए? क्योंकि आपने तो ये कहा कि साहब उनके लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है, अब उसके लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
तो सर बाकी जितने सांसद जेल में हैं, आज सत्येंद्र जैन के साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मनीष सिसोदिया के लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका मतलब जितने पॉलिटिशियन, इलेक्टेड पॉलिटिशियन जेल में हैं, उन सबको मुक्ति दे देनी चाहिए इसी आर्ग्यूमेंट में। अरे भाई, अगर ये सब जेल में रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्राइम करता है तो उसको जैसे ही वो इलेक्ट होगा, उसको पूरे संविधान में और कानूनी प्रावधानों से इम्यूनिटी मिल जाएगी। मतलब वो उसको हमने राष्ट्रपति के बराबर इम्यूनिटी दे दी। ये एक नई परिभाषा निकल के आई है आज, और इस पे भी मुझे लगता है जो अपनी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ फैकल्टी है, लॉ एसोसिएशंस हैं, एडवोकेट एसोसिएशंस हैं, उन पे इसकी चर्चा होनी चाहिए कि क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिलनी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्राइम। क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो यही था, और ये बड़ा इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट था जिसने भी दिया, चाहे वो कितने ही सीनियर एडवोकेट रहे हों, लेकिन ये एक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट था। इससे ये पता लगता है कि ये एक फिक्स्ड मैच तो नहीं है, क्योंकि एक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को वेटेज देके अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो ये अपने आप में चिंता की बात है। तो इस पूरे केस को, तथ्यों को, मुझे लगता है इस पे एक बहुत सीरियस एकेडमिक एनालिसिस होना चाहिए ताकि लोगों को तथ्य सामने मिले। गलतियां कहीं भी हो सकती हैं। जी जी विजय जी, ये बात किसी वकील ने नहीं कही है, ये मेरे लिए ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। मैं आपको पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो जानना चाहता है अधिकतम सजा क्यों दी गई। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वो अयोग्य नहीं ठहराए जाते। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि राहुल गांधी को अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। फिर महेश जेठमलानी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी राहुल गांधी को राफेल मामले में चौकीदार चोर है कहने पर आगाह किया था, लेकिन उनके आचरण में तो कोई सुधार नहीं हुआ। तो पीठ ने यह कहा कि धारा 8(3) के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न केवल याचिकाकर्ता के अधिकार बल्कि निर्वाचन क्षेत्र में उसे निर्वाचित करने वाले मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी टिप्पणी कर दी हाथों हाथ के बैलेंस करने के लिए कि याचिकाकर्ता यानी राहुल गांधी का बयान ठीक नहीं था और सार्वजनिक जीने वाले एक व्यक्ति को भाषण देते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। 2 सवाल यहां हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों चिंतित है कि राहुल गांधी अयोग्य घोषित हो गए? और नंबर 2, जो उन्होंने नसीहत दी है राहुल गांधी को कि ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्या राहुल गांधी के आचरण में वो जो चौकीदार चोर है वाला जो गलत बयानी की थी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया और फिर माफी मांगी, 1 बार नहीं 3 बार माफी मांगी, तब जाकर के उनको वहां मुक्ति मिली थी। तो ये दोनों ही मसले, क्या राहुल गांधी सुधरेंगे? ये जो झटका लगा है एक तरीके का, उसके बाद क्या उनके आचरण में कोई किसी तरह की कोई सुधार देखेंगे इस देश के नागरिक? देखिए सर, अगर हम हाई कोर्ट की डिटेल्स पे जाएं, जो विस्तृत उन्होंने, हालांकि बीच में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इस बात को भी कमेंट किया था कि इतना डिटेल्ड हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट देने का औचित्य क्या था। मतलब ये अपने आप में जो स्टेटमेंट था ये चौंकाने वाला था। क्या जजेस को इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए, ये अपने आप में सवाल है। अगर एक न्यायाधीश ने, हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने डिटेल में अपने विचार रखे और अपने निर्णय को समर्थन देने के लिए सारे तथ्य सामने रखे, उस पे ये कहना कि आपको इतना डिटेल्ड जजमेंट देने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई, मतलब इसका क्या औचित्य था। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं यही मैं बात कह रहा हूं सर, कि जो जनता की नजरों में जो मुद्दा जाता है वो ये जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उत्सुक है कि राहुल गांधी को रिलीफ मिले उनके वकील से ज्यादा।
क्योंकि अगर आप इसी स्टेटमेंट को हटा दें कि ये किसी जज का स्टेटमेंट है या सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट, आप इसको हटा दें और इस स्टेटमेंट को आप बिल्कुल एक न्यूट्रल फोरम पे रखें, तो आपको नहीं लगेगा कि ये एक वकील का स्टेटमेंट है, ना कि एक जज का स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तो सवाल इस बात का है कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आजकल जजेस को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको शायद ये लगता होगा कि वो चैम्बर में बैठ के जो जजमेंट ले रहे हैं या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं वो बाहर की जनता नहीं सुन रही है। ऐसा नहीं है, स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं। और अब तो देखिए जजेस हैं, अब वो जो चाहे करें, हम तो उसका एज ए सिटीजन यही देख सकते हैं कि इसका समाज पे असर क्या होगा। और आने वाले दिनों में मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि क्या ये मुद्दा सिर्फ यहीं बंद हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि समाज में इन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और ये जज भी रिटायर होंगे। ये नौकरी कभी तो खत्म होगी सर, समाज में वापस जाना पड़ेगा और ये स्टेटमेंट, ये कानून हिंदुस्तान में इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, वे कई जगह कोट किए जाएंगे। तो ये मुद्दा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मुद्दे खत्म नहीं होते और ये अच्छी बात है। इसी सवाल के राजनीतिक पहलू पर आते हैं। इसी विषय के बड़ा जश्न का माहौल है कांग्रेस मुख्यालय में भी, और ममता बनर्जी से लेके अरविंद केजरीवाल लालू यादव से मिलने जा रहे हैं, राहुल गांधी गले मिल रहे हैं और बहुत एकदम ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे राहुल गांधी तो बरी हो गए इस केस से। क्या वाकई ये बरी हो गए हैं या अभी चुनौतियां बरकरार हैं? और चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, शायद जहां तक मेरा ज्ञान है और अनुभव है, इनको पूरी तरीके से रिहा तो कर नहीं सकते हैं। सजा तो होगी, जुर्माना तो लगेगा। सर बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो सिर्फ ये कहा है कि 2 साल की सजा क्यों, उस सजा पे स्टे लगाए। इनके कन्विक्शन पे स्टे, मतलब कि इनके क्राइम पे स्टे नहीं है। ये नहीं कहा गया है कि हम इनको बरी करते हैं, सिर्फ ये कहा गया है कि जो सजा दी गई है उसको स्टे किया जाए। मतलब ये 2 साल जेल नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है कि तो कितने समय जाएंगे, सवाल वो है। तो अभी ये रिलीफ है, नो डाउट। थोड़ी बिल्कुल उनको भी सर हक है थोड़ा सा सम्मानित होने का और खुशी मनाने का, उसके हम उस अधिकार को हम नहीं रोक सकते। लेकिन सवाल इस बात के ऊपर वापस आता है कि जब क्राइम स्टैब्लिश हो गया है तो कानून तो यह कहता है वंस क्राइम इज स्टैब्लिश्ड पनिशमेंट हैज टू फॉलो। तो क्राइम तो स्टैब्लिश हो गया, इसमें तो किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी ने क्राइम नहीं किया। हाँ, क्राइम किया है, उसके 2 ही ऑप्शन है, या तो राहुल गांधी बोले सॉरी मैंने क्राइम नहीं किया, या कर दिया तो मेरे से गलती से हो गया इसलिए सॉरी, या वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि क्राइम नहीं किया। और जो आर्ग्यूमेंट है, मैंने आज एक वीडियो बनाया, आपके दर्शक चाहे तो वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने इसमें सवाल ये उठाया है कि एक आर्ग्यूमेंट जो राहुल गांधी का है वो ये है कि मोदी नाम का कोई समाज या कम्युनिटी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि गांधी नाम की कोई कम्युनिटी और समाज है? अगर आप हिंदुस्तान में आज अगर आप जन सर्वेक्षण कराते हैं, पॉपुलेशन सेंसस कराते हैं, तो मुझे लगता है मोदी सरनेम के लोग गांधी सरनेम से कई गुना ज्यादा। पहली बात। दूसरी बात, अगर नाम में इतना कुछ नहीं है, नाम को लेके राहुल गांधी कह रहे हैं इसमें कुछ नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता वगैरह वगैरह, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो फिर राहुल गांधी साहब ने अपने नाम की स्पेलिंग क्यों बदली? क्योंकि इनके जो दादाजी थे फिरोज गांधी, वो गांधी नहीं थे, गैंडी थे, गैंडी थे। तो इन्होंने अपने नाम की और अपना नाम क्यों बदला अगर नाम की स्पेलिंग और नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस बात को समझें तो इस तर्कों में कोई दम नहीं लगता। लेकिन बात सही है कि कांग्रेस के समर्थित सीनियर एडवोकेट जो अक्सर पॉलिटिशियंस के केस लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको प्रायोरिटी देता है, ट्रेंड तो यही बता रहा है,
और उसमें जनता का यही कहना है कि अगर कांग्रेस के वकील, सीनियर एडवोकेट, जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटी देता है बहुत सारे केसेस में, अगर वो केस लेके जाएंगे और कांग्रेस के नेता का केस होगा तो निश्चित रूप से फेवरेबल जजमेंट आने की उम्मीद है। और जो जजमेंट आया है वो जनता की अपेक्षा के हिसाब से आया है, क्योंकि जनता यही उम्मीद कर रही थी। तो आज स्थिति हम सबके सामने है। बाकी अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सजा के बाद या क्राइम के बाद क्या सजा मुकर्रर करता है, या एक टोकन कह देगा आप 1 रुपए जमा करा दीजिए, या एक दिन आप चाय पी के आ जाइए थाने में या जेल में। तो ये तो डिपेंड करता है कि कितना लीनियंट सुप्रीम कोर्ट और होना चाहता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या वो लीनियंसी सिर्फ राहुल गांधी के लिए होगी या फ्यूचर में जितने क्रिमिनल इस तरह के काम करेंगे सबके लिए होगी। क्या ये पिक एंड चूज होगा या एक ये प्रेसिडेंस बनेगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत सही टिप्पणी आपने विजय जी की है। अगले विषय पर बढ़ते हैं। ज्ञानवापी के सर्वे को रोकना क्यों चाहता है ये मुस्लिम समाज और इनकी जो इंतजामिया कमेटी है? जब भी इस तरह की व्यवस्था दी जाती है कि सर्वे कराया जाए, सच सामने आ सके, इसका पता लगाइए, क्यों ये सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाने लगते हैं और सर्वे ना हो जाए बस किसी तरीके से इसको रोकना चाहते हैं? डर क्या है इनके मन में? सर, डर ये सच्चाई से लगता है। दुनिया में अगर सबसे पावरफुल कोई चीज है ना, वो है सच, क्योंकि वो सब कुछ बेनकाब कर देता है। और इनको डर इस बात का है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो ये मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगी। इनके जो, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि जो विदेशी आक्रांता इस देश में आए थे, उन्होंने जो इस देश की मर्यादा के साथ, इस देश की आस्था के साथ, इस देश की संप्रभुता के साथ, इस देश के कल्चर और रिलीजन के साथ जो मजाक किया, जो बदतमीजियां करी, ज्ञानवापी उसका एक एग्जाम्पल है। तो जब सच्चाई सामने आएगी तो ऑब्वियसली हिस्ट्री भी सामने आएगी कि ये क्रिमिनल कौन था जिसने आस्था के मंदिर को ध्वस्त किया। क्योंकि ये बात हमें समझनी होगी सर कि ये कल्चरल वैल्यू बताता है। मैं पिछले दिनों, आपको पता है सर कि मैं कुछ दिनों तक तमिलनाडु की यात्रा में था, क्योंकि तमिलनाडु में भारत की संस्कृति के शानदार मंदिर हैं। और जो सबसे अच्छी बात समझ में आई, और ये हिंदू संस्कृति का जिसे कहते हैं कि आधार है, जो हमें समझना होगा, और तमिलनाडु में जो हिंदू संस्कृति है उसको हमें बचाना होगा हर कीमत पे। वहां पे अगर किसी राजा ने मंदिर बनाया था तो दूसरे राजा ने आके उसको तोड़ा नहीं, उसके ऊपर और निर्माण किया। इसका मतलब जितने तमिलनाडु के मंदिर हैं, आप वहां देखेंगे कि जितने बड़े मंदिर हैं उसमें एक नहीं कई राजाओं का योगदान है। और उन्होंने उसको बनाया, उन्होंने संस्कृति को बढ़ाया, क्योंकि वो सारे हिंदू संस्कृति से थे। उनको ये पता था कि हम एक दूसरे के राज्य में आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी मानवता ऐसी थी कि उन्होंने कहा नहीं, हम सभ्यता के मंदिर, जिसको आप मतलब कि धार्मिक मंदिर भी बोल सकते हैं, ये सभ्यता के मंदिर हैं, हम इनको तोड़ेंगे नहीं, हम इनको संवारेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सामाजिक मंदिर है, समाज की देन है, ये समाज के लिए है। ये हमारा वैल्यू सिस्टम था। लेकिन मुगल आक्रांताओं ने क्या किया? भारत के सांस्कृतिक स्थलों को, मंदिरों को बढ़ाने के लिए, उनको डेकोरेट ना हो इसके लिए उन्होंने उसका विध्वंस किया। ये उनकी संस्कृति थी, ये उनकी सोच थी। तो यहां पे जो टकराव है वो एक पॉजिटिव कल्चर, पॉजिटिव संस्कृति का वर्सेस एक डिस्ट्रक्टिव कल्चर का है। अब डर इस बात का है कि अगर सर्वे हुआ और ये पता लगा कि हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं के भव्य सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का विध्वंस किया है, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे?
इनको हकीकत यह है कि इनको वो बोल देना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई, और आप अपने मंदिरों को दोबारा श्रृंगार कर लीजिए, आप उनको आगे बढ़ाइए। ये आपकी धार्मिक स्थल है, जैसे हम मक्का मदीना को पूजते हैं, आप अपने धार्मिक स्थलों को पूजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये सवाल मानसिकता का है। हम सच्चाई सामने नहीं आने देंगे, और जो सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये और कुछ नहीं, सिर्फ उन लोगों की अपनी, जिसे मैं कह सकता हूं कि सांस्कृतिक सोच या मानसिक सोच, जो भी आप चाहें वो आप नाम दे सकते हैं। और इसमें क्योंकि इन लोगों का राजनीतिक स्वार्थ भी है, तो ये चाहते हैं कि जनता के सामने सच्चाई ना आए। तो ये जो पूरा प्रयास है, ये सच को ढकने का प्रयास है और कुछ नहीं। और मेरा तो निवेदन यही रहेगा कि जो डिस्प्यूटेड साइट पे एक एक्ट बना था, ये कुछ नहीं था, ये एक फ्रॉड कानून बनाया गया था, क्योंकि उस समय की संसद में जो लोग थे, जो राजनीतिक विचारधारा थी, वो नहीं चाहती थी कि हिंदुओं के जो सम्मानित स्थल हैं, उनको वापस से गरिमा मिले, उनको दोबारा से बनाया जाए। वो भी उस मानसिकता के लोग थे जिन्होंने वो कानून बनाया कि हिंदू संस्कृति को हमेशा के लिए हम दमनकारियों के हवाले कर देंगे, और जो उन्होंने दमन किया वो सच्चाई भी हम सामने नहीं लाने देंगे। तो ये सब एक, चाहे वो संसद का पास किया हुआ कानून था, लेकिन उस कानून ने क्रिमिनल्स के क्राइम्स को जस्टिफाई करने का काम किया, ना कि न्याय देने का काम किया। ये बात हमें समझनी। विजय जी, क्या उस वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाना चाहिए? और नंबर 2, जब सच सामने आएगा सर्वे होने के बाद, उसके बाद आप क्या स्थितियां देख रहे हैं? सर, आज का मेरा एक वीडियो उसी पे है, ज्ञानवापी सर्वे को लेके, कि हम सच से क्यों डर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर हमारे हिंदू साथियों को, हिंदू भाई बहनों को, और हमारे जो मुस्लिम साथी लोग हैं समाज में जो रहते हैं, अगर हमें आपस में बैठना है, एक साथ रहना है और खुशहाल रहना है, तो एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। और मेरा तो निवेदन है सारे जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है मुस्लिम समाज में, कि देखिए, जब तक इस तरह की बातें समाज में रहेंगी, अगर आप ये चाहें कि हिंदू अपने अस्तित्व को भूल जाए, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, या कोई और मंदिर हो जहां पे हिंदुओं की आस्था है, अगर आप चाहें और आप ये उम्मीद करें कि नहीं, हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं, और आतंकवादियों और अनाचारियों ने जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हम उनका गुणगान करें, ये तो हो नहीं सकता। आप कोर्ट के डर से, कानून के डर से, पुलिस के डर से, पावर के डर से थोड़े समय तक उस पे मिट्टी डाल सकते हैं, उस पे चद्दर डाल सकते हैं, उसको आप कफन उड़ा सकते हैं, लेकिन ये चीजें रुकती नहीं है। अगर आस्था इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे सर एक छोटा सा सवाल बता दीजिए, शिया सुन्नी में झगड़ा किस बात का है? कुरान एक, मोहम्मद साहब एक। सिर्फ झगड़ा इस बात का है ना कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है ना। ये पूरी कम्युनिटी जब इस छोटी सी बात को, कि उनका सही उत्तराधिकारी कौन था, ये एक टेक्निकल पॉइंट को नहीं जस्टिफाई कर पा रही पिछले 1500 साल में, तो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपनी 15,000 साल की संस्कृति को भूल जाएं। कभी हो सकता है? ये अगर चाहते हैं कि हिंदू अपनी संस्कृति को, आस्था को भूल जाएं, तो सबसे पहले शिया सुन्नी विवाद में निपटा दो ना, क्रिएट ए रोल मॉडल। वो आपसे हो नहीं रहा, जहां पे सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट है कि मोहम्मद साहब का वैलिड उत्तराधिकारी कौन था। झगड़ा इसी का है, जहां तक मैंने पढ़ा है। अगर इससे आगे कुछ है, मैं नहीं जानता हूं, वो मेरी अज्ञानता है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन आप लिटरेचर उठा लीजिए, एक बोलते हैं अबू बकर, दूसरा बोलते हैं अली साहब थे। शिया बोलते हैं अली थे उनके उत्तराधिकारी, और सुन्नी बोलते हैं नहीं, अबू बकर जो भी उनके नाम थे, वो उनके उत्तराधिकारी थे।
ये एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट भी अगर पूरा समाज रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हिंदुओं की आस्था से अगर ये कहें कि हम भूल जाएं, चाहे ओवैसी साहब हों, बाकी जो मुस्लिम समाज के नेता हों, वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, अपने जनाधार के लिए, अपने मुस्लिम साथियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कोई वास्ता नहीं है इस पूरे मुद्दे से, क्योंकि वो अपने घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या गाइड करें? और विजय जी, चलते चलते जरा सड़जी पर बात कर लें। लोकसभा में तो अमित शाह साहब ने बहुत जम करके धुलाई की है, कच्चे चिट्ठे खोल करके रख दिए कि ये एक्चुअल में जो सेवा संबंधी अध्यादेश केंद्र सरकार को लाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बाद, उसको लेकर के जो हाय तौबा मचा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला नहीं है, उनका साफ साफ कहना था। भ्रष्टाचार की फाइलें किसी तरीके से इनके हाथ में आ जाएं और सतर्कता विभाग के अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के तुरंत बाद, मतलब उसका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, वो आदेश भी इनके हाथ में नहीं आया, उससे पहले तो इन्होंने कारनामे करने शुरू कर दिए। तो मेन बात यह है कि जो शीश महल और दूसरे तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको किस तरीके से दबाए रखा जाए, मेन मकसद तो इनका ये था। तो लोकसभा में धुलाई के बाद अब सोमवार को संभवतः राज्यसभा में वो बिल पेश किया जाएगा और बहुत हो हल्ला हंगामा इन लोगों ने नहीं किया तो वो चर्चा के बाद पारित भी हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा। पर दोनों चीजें, एक तो जो अमित शाह ने कहा उस पर थोड़ी रोशनी डालिए, दूसरे क्या ये इस कानून के बनने के बाद ये जो डॉट 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 करके जो नया संगठन बना है, गठबंधन बना है, इसमें रहेंगे क्या? देखिए सर, अगर जो भी केजरीवाल साहब को जानता है या उनके काम करने की शैली को जानता है, जिंदगी में उनका एक ही मकसद रहा है, एन केन प्रकेन, आप अपने हित को साधिए, चाहे आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, चाहे वो कहीं भी जाएं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे वो जेल जाएं या ऊपर जाएं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही इनकी पूरी ताकत यही थी कि किसी तरह से इनके हाथ में, जब ये सत्ता में आए थे तो पहले दिन से इनकी डिमांड थी कि पुलिस हमें दे दो, और जैसे ही पंजाब पुलिस इनके हाथ में आई, इन्होंने क्या गुल खिलाया सर? इन्होंने बग्गा को अरेस्ट करने के लिए भेजा, कुमार विश्वास को अरेस्ट करने के लिए भेजा, मतलब उस लेवल तक गिरे जिस लेवल तक शायद आपका जो रोज जो दुश्मनी करता होगा ना, वो भी नहीं गिरता होगा। तो आप इस बात को समझिए कि केजरीवाल इज हाईली विंडिक्टिव इन नेचर, ये प्रतिशोध से भरा हुआ इंसान है। तो जब इसने अपनी पार्टी की पावर, खुद सीएम नहीं थे लेकिन अपने सीएम को कंपेल किया कि पंजाब पुलिस भेजे और अरेस्ट करवाए, आप समझिए कि आदमी किस लेवल तक जा सकता है। सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़कर वो काम हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके अधिकारियों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार क्षेत्र था, जब वो इनको दे दिया गया है, तो इस बात को हमें समझना होगा सर कि ये पूरा जो प्रोसेस है, इसके अंदर इन्होंने अपने अधिकारियों का तो मिसयूज करना ही था। और जैसे ही इनको मौका मिला, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए जिन्होंने इनके खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे। आप समझिए, ये डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाला आदमी है जो अपने खिलाफ विरोध का स्वर भी नहीं सुन सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में जजमेंट दिया कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले उन्हीं अधिकारियों को टारगेट किया जो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की फाइलें मैनेज कर रहे थे। तो ये इस व्यक्ति की मानसिकता दर्शाती है। और इस तरह के व्यक्ति के हाथ में सत्ता देना संविधान और देश की सुरक्षा दोनों के लिए घातक है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है।
तो इसीलिए जो ऑर्डिनेंस आया उसको कंट्रोल करने के लिए, और अब संसद में वो कानून बन रहा है, इसी तरह की मानसिकता को कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी ये मैसेज मिल गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रायोरिटी हियरिंग नहीं दी, तुरंत स्टे नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सुनेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले हम 370 सुनेंगे, फिर हम आपकी कहानी सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया कि ये किस तरह की मानसिकता वाला व्यक्ति है, क्या इसके हवाले हमें राज्य को करना है। तो पार्लियामेंट ने तो अपना कानून बना दिया। अब सवाल यह है कि जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने की बात करी है, अब इंटरेस्टिंग चीज यह है कि वो क्लॉज भी अब बिल में नहीं है, मॉडिफाइड बिल है। जो ऑर्डिनेंस था उसमें सुधार होके कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसको लोकसभा ने पास किया है, और इस पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि अब केजरीवाल का क्या होगा। अब सवाल इस बात को लेके है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेता है। क्या सुप्रीम कोर्ट संसद के साथ जाएगा या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल साहब के साथ जाएगा। अब जैसा राहुल गांधी के केस में था, हमने कहा हम इंतजार करेंगे, तो इस मुद्दे पे भी हम इंतजार करेंगे, क्योंकि तथ्य तो सामने है, एविडेंस सामने है। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक अराजकतावादी इंसान के हाथ में ताकत देगा, जिसको हम अगर मुहावरे के रूप में कहें कि क्या सुप्रीम कोर्ट बंदर के हाथ में उस्तरा देगा या उस्तरे को लॉक एंड की में सुरक्षित रखेगा। अब सवाल इस बात का है। और जो दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि इस कानून के बनने के बाद ये गठबंधन में रहेंगे या निकल भागेंगे। सर देखिए, जो आदमी अपने दोस्तों को अपने साथ नहीं रख सकता वो गठबंधन में रह नहीं सकता। ये मानसिकता का सवाल है। ये बाय नेचर सेल्फ सेंटर्ड इंसान है सर। इनको गठबंधन टीम वर्क से कोई लेना देना नहीं, ये नहीं रह सकते। और अब तो मजा क्या होगा, अब तो राहुल गांधी साहब अगर रीइंस्टेट हो जाते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो जो डॉट 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 वाली जो इन्होंने गठबंधन बनाई है उसके मुखिया तो राहुल गांधी होंगे। क्या केजरीवाल साहब राहुल गांधी की इंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे? सवाल ये है। और तो कानून बन गया, जिसके लिए इन्होंने पूरा उछल कूद की थी वो तो कुछ हुआ नहीं, अब तो कानून बन जाएगा। तो इनके पास तो बहुत अच्छा आसान रास्ता हो जाएगा राहुल गांधी को, यार तुम्हारी जरूरत मुझे कानून की थी, उसका कुछ हुआ नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के क्या करूंगा। पहले दिन से, और मेरा एक वीडियो है सर इस मुद्दे पे भी कि आने वाले दिनों में राहुल ये केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। अगला कदम बहुत सिंपल है, गठबंधन से बाहर निकलेंगे, पूरे देश में अपने कैंडिडेट खड़े करने की पूरी कोशिश करेंगे, इस बहाने चंदा इकट्ठा करेंगे, टिकट देने के बदले हो सकता है जैसा कुछ पॉलिटिकल पार्टी में रिवाज है कि आपको टिकट चाहिए तो चंदा जमा कराओ, तो इससे पार्टी फंड इकट्ठा होगा, लोग अपने अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और जहां जहां पे ऑपोजिशन वीक है, केजरीवाल साहब की रणनीति बहुत सिंपल है, आप 400, 450, 500 कैंडिडेट खड़े कर दो, अगर उसमें 5% भी जीत जाते हैं तो आपके 15-20 सांसद पहुंच जाएंगे, ये उनका असेसमेंट है। और जब गठबंधन की सरकार बनने का मान लीजिए कॉम्बिनेशन बनता है, तो तब केजरीवाल साहब का रोल रहेगा एज ए किंग मेकर, क्योंकि 15-20 सीटें होंगी। तो अब आपको किंग मेकर का जो लालू प्रसाद जी कभी रोल प्ले करते थे, अब ये केजरीवाल साहब करेंगे कि आई विल बी किंग मेकर। और जब किंग मेकर की भूमिका होगी तो फिर ये जिसे कहते हैं ना अपने पॉन्ड ऑफ फ्लैश, फिर ये अपनी कीमत वसूलेंगे कि भाई मुझे ये 3, 4, 5 मंत्रालय दे दो अगर तुमको चाहिए, और नहीं तो फिर ठीक है हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो ये बार्गेनिंग करेंगे, ये उसके बगैर छोड़ेंगे नहीं, अपना हिस्सा लिए बगैर। यहाँ पे अगर हम ये उम्मीद करें कि ये सामाजिक मर्यादा का ध्यान रख के, राजनीतिक मर्यादा का ध्यान रख के अपने स्वार्थों को छोड़ देंगे, केजरीवाल वो पर्सनैलिटी नहीं है। आपको किसी भी नेता की पर्सनैलिटी देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से आप उसके आने वाले कदमों को पहचान सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज तक मेरा असेसमेंट कम से कम गलत नहीं गया है, और उम्मीद ये है कि मैं भी ट्रायल पे हूं कि क्या केजरीवाल साहब गठबंधन में रहेंगे या नहीं। मेरा बेट तो ये है कि नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर।